एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा होम साइंस का सेकंड पार्ट वीडियो का। ठीक है, ये पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें कि हम आज कवर करेंगे सेक्शन बी। तो बहुत सारे बच्चे, जब हमने सेक्शन ए करा, यानी आपकी प्रीवियस वीडियो जो है होम साइंस की पार्ट 1 जिसे हम कह सकते हैं, उसमें मैंने आपको सेक्शन ए जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर आप जाकर चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो वही आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं सेक्शन बी बहुत अच्छे तरीके से, और इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शनल मॉड्यूल भी होता है, तो वो मॉड्यूल भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके का पेपर आता है। देखो, बहुत सारे बच्चे ना ये कह रहे हैं कि मैम यही पेपर इसी तरीके का आएगा। देखो, पैटर्न यही आने वाला है। हाँ, क्वेश्चन कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपके प्रीवियस ईयर में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वीडियो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ। ये आपका कुछ इस तरीके का पेपर, पहले हमने पार्ट 1 में हमारा जो है पेपर पहला स्टार्टिंग से देख लिया था। सेक्शन ए वगैरह बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है। प्लीज पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखना, तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट होता है आपका 22 क्वेश्चन से। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। क्वेश्चन कहता है, इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल इन योर वर्क कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यानी कि किसी भी काम के प्रति अपूर्ण ज्ञान और कुशलता जो है वो समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। अब इस कथन को आपको उदाहरण की सहायता से बताना है। देखो, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसा आपको पता है होम साइंस क्या होता है, होम साइंस आपका एक घर से ही रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं, और मतलब बहुत बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन उनको इस फॉर्मेट में दे दिया जाता है, तो आपको स्टेटमेंट समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आंसर लिखना उससे भी आसान होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि इनएडिक्वेट नॉलेज, यानी कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसके काम के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, स्किल यानी कुशलता नहीं है उस काम को करने की, तो क्या उससे आपको प्रॉब्लम आएंगी, और किस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, ये आपको बताना है, और इसको आपको बताना है किसी एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, खुद सोचो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पेन और पेपर दे दूं, ठीक है, और आपसे बोलूं कि आप मेरे को ना कोई भी ड्राइंग बनाकर दिखाओ। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ड्राइंग आसानी से बना लेंगे या पेंटिंग आसानी से कर लेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पेंटिंग नहीं करनी आती होगी, या फिर उनसे पेंटिंग अच्छी तरह नहीं होती होगी, है ना। तो आप, जिन बच्चों को नॉलेज है, जिन बच्चों को स्किल है, वो तो बहुत अच्छी बेहतरीन पेंटिंग बना देंगे। जिन्हें स्किल नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिन्होंने पहले कभी ये काम किया नहीं है, वो बच्चों को दिक्कतें आएंगी। जैसे वो जो है लेट करेंगे उस चीज को, है ना। जिन बच्चों को आती है पेंटिंग बनानी, वो तो बहुत जल्दी फटाफट बनाकर दे देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आती वो काफी समय लगाएंगे उस चीज में। ठीक है, इसके अलावा वो कलर्स वगैरह में भी गड़बड़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन उन्हें नहीं बैठाना आएगा, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे लाइंस भी अच्छी तरह कई बच्चे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक एग्जाम्पल के साथ बतानी है। चलिए, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ये रहा आपका आंसर। इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल इन योर वर्क कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो हमने वो स्टेटमेंट लिख दी जो हमें क्वेश्चन में बोली गई थी। फिर आपको लिखना है बिकॉज इट कैन लीड टू एरर्स, डिलेज, missed opportunities and even safety hazards. ठीक है, ultimately impacting the quality of your work and potentially causing negative consequences for your team or organization. For example, a software developer with limited coding experience might introduce bugs into a critical application, leading to a system crashes and customers dissatisfaction. देखो, यहाँ पर आपने क्या बताया
कि अगर हमारे पास किसी काम को करने के लिए अपर्याप्त ज्ञान और कौशल है तो वो कई समस्याएं पैदा कर सकता है। कैसे समस्याएं पैदा करेंगे? क्योंकि इससे त्रुटियां यानी कि आपकी क्या हो सकती है, गलतियां, एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। देरी होगी, जैसा मैंने आपको बताया, डिले हो सकता है। जिन बच्चों को पेंटिंग वगैरह बनानी आती है वो तो फटाफट बना देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आती वो ज्यादा टाइम देंगे। और इसके अलावा छूटे हुए अवसर का क्या मतलब है? जिनको आती है वो तो फटाफट फटाफट कर देंगे, है ना, उनके लिए मैं अप्रिशिएशन भी दिखाऊंगी। लेकिन जिन्हें नहीं आती है उनको मैं क्या कहूंगी, अरे बहुत मतलब ठीक ठाक है, इतना भी कोई खास नहीं तुमने बनाया, ठीक है। तो इसलिए मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी, यहाँ तक कि सुरक्षा संबंधी खतरे भी हो सकते हैं, ठीक है, जो अंततः आपके काम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित रूप से आपकी टीम या संगठन के लिए नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकते हैं। आप किसी अगर टीम या संगठन में काम कर रहे हैं तो आपका जो काम है वो बेहतर नहीं दिख पाएगा औरों से। जिनके पास नॉलेज या स्किल है उनसे आप बेहतर नहीं दिख पाओगे, आपके काम में भी कई गलतियां हो जाएंगी, है ना। अब उदाहरण के लिए मैंने क्या बताया है, जैसे देखो, सीमित कोडिंग अनुभव वाला एक, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके पास ज्यादा कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर वो किसी एप्लीकेशन पर काम करता है तो उस एप्लीकेशन में वो बग पैदा कर सकता है। बग यानी कि आप ये समझिए वायरस वगैरह पैदा कर सकता है, उसको अच्छे तरीके से ना करके, क्योंकि एक इंसान जैसे बहुत अच्छा कोडिंग का एक्सपीरियंस है वो तो एप्लीकेशन में आराम से काम कर लेगा, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है वो बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्रैश कर सकता है सिस्टम को, ठीक है। कस्टमर से डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी, यानी कि ग्राहक जो हैं, हम काम किसके लिए करते हैं, हमारे कस्टमर्स के लिए, अगर कस्टमर ही असंतुष्ट हो जाएंगे तो फिर वो काम जो है बेहतरीन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब मैंने आपको दिखा दिया कि देखो कैसे लिखना है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसी भाषा में लिखें, है ना। कई बच्चे को समझ नहीं आता हम कैसे क्या लिखें, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट है यहाँ तक तो ले लो जो क्वेश्चन में दी गई है। इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल कैन इन योर वर्क कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स बिकॉज, क्यों कर सकती है, इंग्लिश के लिए पहले बता रही हूँ, बिकॉज फिर आप उसके आगे लिखो इट कैन क्रिएट एरर्स, इट कैन क्रिएट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड दीज थिंग्स ऑन, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे अपने इसका आंसर। अब एग्जाम्पल भी आप अपने मन में मतलब दिमाग में बना सकते हो, इसलिए मैंने आपको बोला जो 2:15 से 2:30 का समय होगा आपके लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस बीच में आपको पेपर रीडिंग का टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर रीड करने का 15 मिनट्स का ये टाइम आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको आंसर शीट नहीं दी जाएगी। तो सभी बच्चे अपनी जो सेंटर है एग्जाम सेंटर उस पर प्लीज टाइम से पहुंचे, ठीक है। एग्जाम सेंटर पर आप प्लीज टाइम से पहुंचे, ये टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। 15 मिनट में आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में जो है एग्जाम्पल, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया, एग्जाम्पल भी आप क्रिएट कर सकते हैं उस टाइम पर, ठीक है। फिर जैसे आंसर शीट हाथ में आएगी आप फटाफट क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। इसी में और में दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं तो दोनों ही आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, पेपर में आपको कोई एक करना है। विच 4 हैबिट्स विल यू डेवलप टू ऑब्जर्व एथिकल बिहेवियर, यानी कि नैतिक व्यवहार अगर आपको लाना है अपने अंदर तो उसके लिए कौन सी चार आदतें आप विकसित करेंगे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी 4 आदतें हैं जो आप विकसित कर सकते हैं अगर आपको नैतिक व्यवहार अपने अंदर लाना है तो, ठीक है। टू कल्टिवेट एथिकल बिहेवियर यू कैन डेवलप हैबिट्स लाइक, कैसी हैबिट्स, नैतिक व्यवहार विकसित करने के लिए आप निम्नलिखित आदतों को विकसित कर सकते हैं। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ईमानदारी और पारदर्शिता, आप अपने कार्य में हमेशा सत्यनिष्ठ रहने का प्रयास करेंगे, यानी कि ट्रुथफुल रहिए अपने एक्शंस में, ईमानदार रहिए। आपसे अगर कोई गलतियां भी हो जाती हैं तो अपनी गलतियों को समझिए कि हाँ ठीक है ये मुझसे हुआ है, मैं ईमानदार हूँ, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, कभी भी किसी भी प्रासंगिक जानकारी को खुले तौर पर बताएं और धोखे से बचें, ठीक है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको डिस्क्लोज आपको ओपनली करना है, कोई भी मतलब डिसेप्शन है तो उससे आप बच सकते हैं। फिर उसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना, ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी एंड कर्टसी and considering their perspectives and valuing diversity regardless of their position और background, यानी कि सभी के साथ आपको समान और शिष्टाचार से पेश आना है, उनके दृष्टिकोण पर विचार करना
है और विविधता को महत्व देना है, चाहे उनकी स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मतलब ये नहीं है, कई कई इंसान मैंने देखे हैं जो देखते हैं कि अच्छा इसकी पोजीशन क्या है, ये किस पोजीशन पर है, तभी हम इसे रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर भी आप में से कई बच्चे लग जाते हैं, तो अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं और बाहर निकल जाते हैं सिर्फ नॉर्मल कपड़ों में, सादे कपड़ों में, तो आज भी इंसानों की सोच ऐसी है समाज में कि वो लोग ये सोचते हैं अरे इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट क्यों करें। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि आप आईएएस हैं, तो फिर वही बात है ना, उनके दिमाग में फिर वो चीज़ खटकती है, अरे आईएएस हो के इतना सादा है। ठीक है, और फिर आपकी वो हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैकग्राउंड देख के, पोजीशन देख के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सभी के प्रति रिस्पेक्ट दिखानी है, चाहे वो कोई एक मजदूर हो, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही आपके अंदर होनी चाहिए। यानी आप जो भी अपने काम कर रहे हैं ना, आप जो भी अपने डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप ओनरशिप लें। यानी अपने कार्यों की, अपने निर्णयों की आपको जिम्मेदारी लेनी है। अपनी अगर गलती करते हैं आप, कोई भी गलती आपसे हो जाती है बाय चांस भी, गलती से भी, तो आप उन गलतियों को तुरंत स्वीकार करें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुधारने के लिए सक्रिय रूप से आपको कार्य भी करना है। नेक्स्ट है फेयरनेस एंड इक्विटी। आपके अंदर मतलब फेयरनेस होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये इंसान मेरे से बहुत करीबी है तो मैं इसके पक्ष ले लूं। आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। सभी को आप समान रूप से देखें, आप निष्पक्ष रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कीप अ पील्ड एप्पल फॉर लॉन्ग। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान था, ऊपर वाला भी कितना आसान था, है ना। उसमें आपसे पूछा था कैसे आप एथिकल बिहेवियर ला सकते हैं। आप आराम से इसका आंसर लिखते थे, ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, किसी के भी प्रति हमें मतलब वो बैकग्राउंड देख के किसी का भी इस तरीके से हमें रिस्पेक्ट नहीं किसी की खोनी चाहिए, है ना। रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, सभी के प्रति समान रहना चाहिए। अब इसी में आपसे देखो 23rd में आपसे पूछ लिया गया है कि आप जब सेब छीलते हैं तो उसको अधिक समय तक बाहर रखना क्यों उचित नहीं होता है, या फिर बाहर उसको क्यों नहीं रखा जाता। तो इसका आंसर तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें उनकी मम्मियां जो है सेब काट के डब्बे में पैक करके दे देती हैं, और जब वो बाहर जाके उसको खोलते हैं तो वो जो है उसके ऊपर एक ब्राउन टाइप की लेयर बन जाती है और वो ब्राउन ब्राउन से हो जाती है, फिर उनको खाने का भी मन नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको उसमें बताना है। तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। It is not advised to keep a peeled apple for long because once the skin is removed, the flesh is exposed to oxygen, causing a chemical reaction called oxidation, which makes the apple rapidly turn brown and lose its freshness due to the activity of enzymes within the fruit. Essentially, the apple start to deteriorate क्विकली। यानी कि छिलके उतारे हुए सेब को लंबे समय तक हमें रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि एक बार जब इसका छिलका हट जाता है तो उसका जो फ्लैश होता है ना, ये अंदर की चीज, ये फ्लैश व्हाइट कलर का, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और इससे फिर क्या होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे जो सेब है वो तेजी से भूरा हो जाता है और फल के भीतर एंजाइम की गतिविधि हो जाती है, इसकी ताजगी खत्म हो जाती है। कुछ नहीं आता ना आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अगर हम एप्पल को या सेब को, छिले हुए सेब को बाहर रखते हैं तो इसकी ताजगी खत्म हो जाती है और इसमें से फिर जो है सड़न की भी स्मेल आने लग जाती है। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपको आता है। पर मैं आपको सलाह दूंगी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। कुछ भी उसके बारे में पता है वो आपको लिख देना है, पेपर में मार्क्स जरूर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इसी में और में दिया हुआ है व्हाई शुड द कुक्ड फूड बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। पकाए गए भोजन को फ्रिज में क्यों रखना चाहिए। इसका तो एक सिंपल सा कारण है, फ्रेशनेस बनाने के लिए, कि वो फ्रेश रहे लंबे समय तक, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बाहर फूड को रखते हैं तो वो कितनी जल्दी सड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया से बचाने के लिए। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो आप ये देखिए,
तो इसका आंसर आपको लिखना है कुक्ड फूड शुड बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू स्लो डाउन बैक्टीरियल ग्रोथ एंड कीप इट सेफ टू ईट। यानी कि पके हुए भोजन को हमें जीवाणुओं की वृद्धि को धीमा करने के लिए, देखो बैक्टीरिया तो फिर भी उत्पन्न होंगे, फ्रिज में भी कई बार हो जाते हैं, 2 से 3 दिन तक तो बचा रहता है फ्रिज में, लेकिन उसके बाद उसमें फ्रिज में भी हमारे पास बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वो जो 2 से 3 दिन की प्रोसेस है, अगर हम उसको बाहर रख देते हैं ना उसी खाने को, तो वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। 2 से 3 दिन भी नहीं, बल्कि एक ही दिन में अगर गर्मी ज्यादा है तो इस तरीके का खाना बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करनी है, उसको खाने को बचाना है खाने के लिए, तो इसलिए हम इसे जो है फ्रिज में रखते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कम करने के लिए। क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए ये बीमारी का भी कारण बन सकते हैं। भोजन को इससे कम तापमान पर फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है, और इससे हमें फूड पॉइजनिंग भी नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसको बाहर रखते हैं और ऐसा खाना खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी। कीपिंग फूड इन द फ्रिज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू कीप फूड सेफ टू ईट। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। अगर हम भोजन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे फ्रिज में रखना सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट है फ्रेशनेस। जैसा मैंने आपको बताया, ठंडे तापमान में भोजन को रखते हैं तो वो अधिक समय तक ताज़ा रखता है। ठीक है, टू मेक द फूड स्टे फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 24th क्वेश्चन। इन विच 4 वेज आर स्लम ड्वेलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉर देयर एरिया। यानी झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र के पर्यावरण निम्नीकरण के लिए किन 4 तरह से जिम्मेदार हैं? 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं या झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं, वो किस तरीके से अपने आसपास के एनवायरमेंट को बिगाड़ते हैं, उनका ह्रास करते हैं, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपके लिए लगाई हैं ताकि आपको मदद मिले समझने में और बेहतर तरीके से। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इसको बनाने में काफी टाइम लगता है इस तरीके की वीडियोस को। ठीक है, तो स्लम ड्वेलर्स कैन कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन देयर एरिया इन द फॉलोइंग वेज। किन तरीकों से वो मदद तो नहीं, हाँ किन तरीकों से वो पर्यावरण क्षरण में योगदान देते हैं। तो सबसे पहला कारण है पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है? प्रदूषण। आपको पता है जो इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियां होती हैं उनके आसपास ये लोग कुछ इस तरीके से कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। स्लम ड्वेलर्स में कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन थ्रू अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड नो सीवेज और वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज। यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अस्वास्थ्यकरण जीवन स्थितियों में रहते हैं। मतलब इनके पास ना तो पीने का स्वच्छ पानी होता है, ना ही कोई इनके पास सीवेज का सिस्टम होता है, यानी नालियां नदियां, मतलब नदी तो नहीं सॉरी नालियां वगैरह सीवेज वगैरह वो नहीं होते हैं। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने आसपास ही ये लोग जो गंदगी है वो फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे क्या होता है? हमारे पर्यावरण का नाश होता है, प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ बेसिक नीड। यानी कि इनके पास ना मतलब बेसिक नीड्स भी नहीं होती, जैसे क्लीन वाटर, टॉयलेट्स, ड्रेनेज, लाइटिंग। जैसे इनके पास ना तो स्वच्छ पानी होता है, शौचालय भी नहीं होता, तो शौचालय भी आसपास ही इस तरीके से ये लोग करते हैं। जल निकासी नहीं होती है। ठीक है, और प्रकाश जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और इस वजह से भी ये पर्यावरण का ह्रास करते हैं। नेक्स्ट है रूम क्राउडिंग। यानी स्लम हाउसिंग जो है वहां पर रूम क्राउडिंग भी होती है। झुग्गी झोपड़ियों में आवास की विशेषता कमरों की भीड़ भाड़ हो जाती है, और भीड़ भाड़ में आपको पता है किस तरीके से लोग रहते हैं, तो वो भी हमारा पर्यावरण ह्रास होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट माइग्रेशन। यानी कि ये जो है ना ये माइग्रेट करते रहते हैं। मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग लगातार झुग्गी झोपड़ियों की ओर ही पलायन कर रहे हैं। मतलब आप ये समझे जिन लोगों को इसमें रहने की आदत है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरे दिल्ली में ज्यादातर ये स्लम ड्वेलर्स हमें देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि बाहर देश से तो नहीं सॉरी बाहर राज्यों से, जिन राज्यों में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन राज्यों से वो लोग ये सोच के आते हैं दिल्ली में कि हाँ हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनके पास फिर इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने घर बना सके, तो वो अपने आपने देखा होगा सड़कों पे ही वो लोग अपनी जो है झुग्गियाँ बना देते हैं, कई बार झोपड़ियाँ बना देते हैं और उन्हीं में वो लोग रहने लग जाते हैं। ठीक है। उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, हम उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उनके बच्चे भी इसी तरीके से बेचारे वो लोग जो है बिना चप्पलों के घूमते रहते हैं और वो फिर भीख मांग कर भी कई बार अपना गुजारा करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को भी अपना जो है अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है, गाइड योर फ्रेंड विद 2 पॉइंट्स टू kept in mind while using any इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अपने मित्र को आपको बताना है कि बिजली के उपकरण का प्रयोग करते समय कौन सी 2 बातें उसे ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपसे कहता है कि अरे मैं ना एक बिजली का उपकरण है, मैं ना वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आपके दिमाग में क्या 2 बातें आएंगी जो आप उसे बताएंगे। आप उसे बताएंगे एक बार ना अच्छे तरीके से, पहली बात तो तू गीले हाथ से प्लग को हाथ मत लगाइयो। ठीक है, ये जो नॉर्मल सिंपल चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में आएंगी उस समय पे, वो आपको इसमें लिखनी है। गीले हाथ मत लगाइयो, ठीक है, और चप्पल जरूर पहन लियो, हो सके तो रबर के जूते पहन लेना। इसके अलावा ये चेक कर लेना कि उसमें करंट वगैरह ना आ रहा हो, और इसके अलावा ये भी चेक कर लेना जो तार है वो कटी फटी ना हो कहीं से भी, क्योंकि उससे तुम्हें करंट लग सकता है। सिंपल बेसिक चीजें। अब देखो उसको लिखना कैसे है आपको। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं पूछते हैं मैडम बहुत मुश्किल पेपर है, हम करेंगे कैसे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप खुद से अगर आप सोचें किस तरीके से आपको करना है, कितना आसान पेपर है, आप देख रहे होंगे। हियर आर सम पॉइंट्स व्हिच यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग एनी इक्विपमेंट। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन देख लेने हैं, जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई एक मिक्सर यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सा इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर दिए वो सारे आपको फॉलो करने हैं स्ट्रिक्टली। इसके अलावा आप वायर देख लेंगे, प्लग्स देख लेंगे, जितने भी आप यूज करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है तो क्या होगा, करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा। अब हिंदी में देखो, पानी से बचना है, गीले हाथों से हमें उसको नहीं छूना है उपकरण को। पानी में या उसके निकट कोई उपकरण, फिर भी मान लीजिए जैसे मोटर होती है, मोटर कई बार हमारी पानी के आसपास ही लगी रहती है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, रबर के जूते हम पहन सकते हैं झटके से बचने के लिए। ठीक है, इंसुलेटेड उपकरणों का प्रयोग करना है, मतलब इंसुलेटेड जो उपकरण होते हैं उसमें रबर के दस्तानों का हम प्रयोग करेंगे। क्षतिग्रस्त उपकरण, जहां से जिसके तार घिसे हुए हैं, टूटे हुए प्लग हैं, या कोई क्षतिग्रस्त इंसुलेशन हो रहा है, करंट पास हो रहा है कहीं से, तो उनको हमें उपयोग नहीं करना है, पहले उसको ठीक करवाएंगे तब उसको उपयोग करेंगे। ठीक है, 25th हो गया। 26th पे आते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, ट्रेस द स्टेप्स ऑफ प्रिजर्विंग कैरेट्स एट होम यूजिंग द फ्रीजिंग मेथड। 2 नंबर का क्वेश्चन है, घर पर जमाने की विधि द्वारा गाजर को परिरक्षित करने के आपको चरण लिखने हैं। बहुत आसान है, देखो कैसे लिखोगे। टू फ्रीज कैरेट्स यू कैन फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए हमें गाजर को फ्रीज करने के लिए फ्रिज में रखना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कैरेट को सिलेक्ट करेंगे, गाजर का चयन करेंगे। ये देखेंगे कि छोटी गाजर, हमें यंग गाजर लेनी है। छोटी गाजर लोगे तो उससे क्या होगा, उसको हमें वो जल्दी खराब भी नहीं होगी, सबसे पहली बात तो। इसके अलावा उसे हमें साफ करने में, धोने में आसानी होगी। वहीं अगर मोटी और बड़ी गाजर लोगे तो उससे क्या होगा, वो बहुत कई बार ऐसा होता है वो खराब भी निकल आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मीडियम लेंथ की कैरेट्स लेनी है विदाउट अ कोर, यानी कि लंबाई वाली, बिना कोर वाली गाजर चुननी है। नेक्स्ट है वॉश एंड प्रिपेयर। धोएं और तैयार करें। पहले टॉप्स को रिमूव करते हैं ना, गाजर के ऊपर के ये जो भाग होते हैं, जैसे ऐसे ये गाजर है आपकी, तो इस वाले भाग को हमें रिमूव करना होता है। ऐसे करके आते हैं ना गाजर, पता नहीं कैसे होती है। यू कैन लीव स्मॉल कैरेट्स होल और कट लार्जर कैरेट्स इनटू स्लाइसेस, क्यूब्स और स्ट्रिप्स। देखो, हमें ऊपर का भाग हमने हटा लिया, उसके बाद उसे धोना है, छीलना है। ठीक है, और जो गाजर होती है, जो छोटी गाजर है उन्हें तो हम पूरी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़ी गाजर है उनको हम टुकड़ों में, क्यूब्स में या पट्टियों में काट सकते हैं ना। पट्टियों में कुछ इस तरीके से काटते हैं, क्यूब्स में ऐसे काटते हैं, क्या जैसे भी आपको करना है। फिर उसको ब्लांचिंग करेंगे। ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है कि उनको बॉईल करना है या फिर स्टीम करना है उस कैरेट को शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, कम समय के लिए, उससे कलर और फ्लेवर वगैरह बना रहता है, और हार्मफुल अगर बैक्टीरिया भी है उसमें तो वो सब भी हम किल कर सकते हैं, उससे एंजाइम्स को स्टॉप कर सकते हैं। ब्लांचिंग टाइम देखो, छोटी कैरेट है तो उनको 5 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे,
यानी पानी में उबालेंगे। अगर डाइस्ड और स्लाइस्ड कैरेट है तो उनको हम 2 मिनट के लिए उबालेंगे। अगर लेंथ वाइज स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स बनाई हमने गाजरों की, तो 2 मिनट के लिए उबालेंगे। ठीक है। ब्लांचिंग टेक्निक क्या है? ब्लांच करने के बाद हमें इमीडिएटली प्लंज करना है कैरेट्स को इनटू अ बाउल ऑफ आइस वाटर, यानी कि गाजर को उबालने के तुरंत बाद हमें उसे बर्फ के पानी से भरे कटोरे में डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कूल करेंगे, ड्रेन करेंगे एंड पैक करेंगे। ठीक है। ठंडा करेंगे, फिर उसका पानी निकाल देंगे और पानी निकालने के बाद हमें 1/2 इंच जगह छोड़ के उसको बैग में भर देना है, जो भी हमारा फ्रीजर बैग होगा। फिर सील करके फ्रीज कर देंगे। सील द बैग एंड फ्रीज द कैरेट्स। बस दैट्स इट। बैग को सील कर दें और गाजर को फ्रीज में रख दें। ये आपका फ्रीजिंग मेथड था। अब नेक्स्ट में इसी में और करके दिया हुआ है, आउटलाइन द स्टेप्स यूज्ड फॉर मेकिंग डिहाइड्रेटेड पोटैटो चिप्स एट होम, यानी कि घर पर निर्जलित आलू के चिप्स बनाने की चरणों की आपको रूपरेखा तैयार करनी है। तो कैसे आप जो है आलू के चिप्स घर पर बना सकते हैं? सबसे पहले वो भी डिहाइड्रेटेड, यानी कि इनका पानी सुखा के आलू के चिप्स कैसे बनेंगे वो देखो। तो ये देखो, इसमें ना ही हमें कोई आपको ना ही कोई इसमें इसको फ्राई करना है। ठीक है। कुछ और भी नहीं करना, बस आपको सिंपली सबसे पहले फ्रेश पोटैटो लेंगे, इनके बाद इनको वॉश करेंगे और पील करेंगे। ठीक है। मतलब छिलका वगैरह उतारेंगे। फिर उसके बाद इसकी स्लाइसिंग करेंगे, पोटैटो को चिप्स की शेप में काटेंगे। शेप में काटने के बाद इसको कुछ मतलब अलग अलग ट्रे में रख के इसको जो है ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद इसको ड्राइड पोटैटो चिप्स को इस तरीके से हमें धूप में सुखा देना है कुछ दिनों तक, या कुछ 1-1.5 दिन तक। कई बार क्या होता है, इसको हम अवन में कर देते हैं, तो अवन में अभी आप इसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद इसकी पैकिंग कर देंगे। यही आपकी डिहाइड्रेटेड जो चिप्स होते हैं पोटैटो वाले। ठीक है। इसमें हमें कुछ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट्स इट। तो यही आपको लिखना है। सबसे पहले हमें कटे हुए आलू को सुखाने वाली ट्रे, मतलब सबसे पहले तो आलू लेंगे, फिर उसको पील करेंगे, वॉश करेंगे, देन स्लाइस करेंगे। फिर स्लाइस करने के बाद हमें ट्रे पर एक परत में व्यवस्थित करना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अवन या डिहाइड्रेटेड में 140 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री सेल्सियस पर हमें सुखाना है। यदि आवश्यक हो तो सुखाने की अवधि के दौरान हर 3 से 4 घंटे में बड़े टुकड़ों को पलट देना। अगर बड़े टुकड़े हैं ना, बड़े टुकड़े, तो उनको पलटते भी रहना है। ठीक है। अंत में सब्जियां आसानी से जल जाती हैं, तो सुखाने के अंत में जो है सब्जियां आसानी से जल जाती है, इसलिए सुखाने के पूरा होने के करीब आने पर अधिक बारीकी से निगरानी करें। यानी जब सूखने वाली हों सब्जियां तब देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जल भी जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ये आलू हैं ये जले ना। ठीक है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन कि आप किस तरीके से डिहाइड्रेटेड आलू चिप्स बनाएंगे। ठीक है। चलिए अब 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। 27th में आपसे कह रहा है सजेस्ट वन वे टू मेक अ बेसन चीला मोर न्यूट्रिशियस, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है बेसन चीला, आप सभी लोग खाते होंगे बेसन चीला। अब बेसन चीले को और अधिक पौष्टिक आपको बनाना है, तो कोई एक तरीका आपको सुझाना है। किस तरीके से हम बेसन चीले को और अधिक पौष्टिक बना सकते हैं, कारण आपको बताना है उसके साथ साथ। ठीक है। कि आपने अगर ये चीज डाली है तो उसका क्या कारण है। सबसे पहले देखो, बेसन चीला एक ग्रेट सोर्स होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, यानी हमें इसमें पौधा आधारित जो प्रोटीन है बहुत बड़ा स्रोत है उसका। ये अ मीडियम साइज्ड पीस कंटेन्स अबाउट 2.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी एक मध्यम आकार का जो चीला होता है ना, उसमें 2.5 ग्राम प्रोटीन होता ही होता है, जो इसे मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए मूल्यवान भोजन बनाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जरूर बेसन चीला खाया करें। ठीक है। इससे आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी बनती है, पर ये ध्यान रखना है कि उसको कम ऑयल में बनाना है। मसल रिपेयर और ग्रोथ में काम करता है। अगर हम इसी बेसन चीले में प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट जैसे कि पनीर या फिर फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम अलसी के सीड्स भी बोलते हैं, वो अगर मिला दें ना, तो इससे हमारी प्रोटीन कंटेंट जो है वो बढ़ जाएंगे और हमारा प्रोटीन चीला मतलब बेसन चीला जो है वो प्रोटीन से भर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसी में अगर हम पनीर या अलसी जैसे अन्य प्रोटीन युक्त सामग्री के साथ मिला दें तो इसमें प्रोटीन सामग्री और बढ़ सकती है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो सकता है। तो ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। फैमिली हैज बीन सर्व्ड दाल तड़का एंड राइस फॉर लंच, यानी कि एक परिवार है उसको दोपहर के आहार में दाल तड़का और चावल परोसे गए हैं। मॉडिफाई दिस मील फॉर अ 2-year-old चाइल्ड, यानी कि इसी मील को
दाल तड़का और चावलों को हमें 2 साल के बच्चे के लिए संशोधित करना है, यानी बदलना है। तो किस तरह आप करेंगे? तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्या कैसे आप करेंगे देखो। टू मॉडिफाई दाल तड़का एंड राइस फॉर अ 2-year-old, यानी कि 2 साल के बच्चे के लिए दाल तड़का और चावल को संशोधित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्योरी द कुक्ड दाल टू अ स्मूथ कंसिस्टेंसी, इस तरीके की हमें बना लेनी है, ठीक है। पकी हुई दाल को हमें एक चिकनी स्थिरता तक प्योरी करना है, बहुत ज्यादा इसको प्यूरी मतलब मैश टाइप का कर देना है, ठीक है। दाल बन जाए ना, मतलब बॉईल होने के बाद इसमें अभी हमने कुछ भी नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक्ड राइस, इसके अलावा इसमें हम थोड़ी छोटी मात्रा में चावल मिला सकते हैं और जो पके हुए होंगे। एंड रिमूव ऑल होल स्पाइसेस एंड चिली पेपर्स फ्रॉम द तड़का, और जब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो उसमें हमें सभी साबुत मसाले और मिर्ची हटा देनी है। एंड इंश्योरिंग द ओवरऑल फ्लेवर इज माइल्ड एंड द टेक्सचर इज इजी फॉर अ टोडलर टू मैनेज। सर्व विद प्लेन सॉफ्ट कुक्ड राइस ऑन द साइड। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि समग्र स्वाद हल्का हो और बनावट एक अच्छे एक बच्चे के लिए प्रबंधन करने में आसान है। इसे सादे मुलायम पके चावलों के साथ हमें परोसना है। जैसा आपको पता है, अगर हम मसाले छोटे बच्चे को दे देंगे, जो 2 साल का छोटा बच्चा होता है, उसे मसाले अगर देते हैं तो वो पचा नहीं पाएगा और उसके लिए बिल्कुल भी हेल्थ बेनिफिट नहीं देगा। तो इसीलिए हमें तड़के में बिल्कुल भी मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ एक सादा नमक डालना है। लाल मिर्च भी इसमें नहीं डालनी है, हरी मिर्च हम डाल सकते हैं, ठीक है, अगर बच्चा खाने लायक हो तो। और इसके साथ साथ हम एक प्लेन सॉफ्ट राइस के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29th। इसमें आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज हैज बीन मेड फॉर गर्ल्स, टेल एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ दीज, यानी 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए शैक्षिक सुधार और पॉलिसी बनाई गई है, बहुत सारी पॉलिसी जो है वो लड़कियों के लिए बनाई गई है, जिसमें कि हमें क्या पता चलता है, जिसमें हमें लड़कियों को पढ़ाने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो भी है। तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं, मतलब ये रिफॉर्म जो होते हैं ना, इनके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ जो इसका है वो है इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। ये तो आप पढ़ ही लेंगे कि जो है स्पष्टीकरण में देखो, शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि। पहले क्या होता था, जो शिक्षा है वो सिर्फ लड़कों को दी जाती थी, लेकिन अब जब से ये नए नए शैक्षिक सुधार हुए हैं, ठीक है, नीतियां लागू हुई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी को शिक्षा, ठीक है, इससे हमें क्या मिला है, इससे इंक्रीज एक्सेस मिली है एजुकेशन की। शिक्षा जो है वो घर घर में पहुंची है, और लड़कियां जो हैं जो टारगेट बैरियर्स फेस कर रही थी, जैसे उन्हें बाधाएं आती थी, जो लोग पहले के थे वो ये सोचते थे लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, इनको तो वैसे भी शादी करके दूसरे घर भेज देना है। तो ये चीज लोगों के माइंडसेट से हटी है, लोग ने ये भी सोचा है कि हाँ, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो इनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन दिए जाते हैं। और जेंडर बेस्ड सोसाइटल जो नॉर्म्स था ना, मतलब लोगों के मन में जो एक सामाजिक मानदंड था लिंग को लेकर, कि ये लड़की है तो इसका काम सिर्फ किचन तक का है, लड़का है तो ये पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन सकता है। तो ये चीज लोगों के दिमाग से हटी है, और सभी मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूल जा सकती हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली। एजुकेटेड गर्ल्स जो होती है ना, मतलब जिन बच्चों को, अब एक साइड तो वो लड़कियां हैं जिन्हें शिक्षा ही नहीं दी गई, एक साइड वो लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करी है और पूरी शिक्षा अपनी जो है कंप्लीट करी है। तो इन दोनों की सोच और विचारधारा में बहुत अंतर होगा। वो जो लड़की है जो शिक्षित है, वो जो है वो सभी मुद्दों को लेकर जागरूक होगी, है ना, बेहतर स्वच्छता का भी वो अभ्यास करेगी, परिवार नियोजन पे ध्यान देगी, इसके अलावा पोषण के संबंध में भी वो सोच समझ कर निर्णय लेगी कि मेरे परिवार को क्या दूं जो इनके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, कि उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी उसको देखने को मिलती है। एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। सशक्तिकरण, लैंगिक समानता। एजुकेशन जो है वो गर्ल को ना सिर्फ नॉलेज, स्किल और कॉन्फिडेंस देता है, बट उनको इसके अलावा भी एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन होता है ना सोसाइटी में, करियर परस्यू करने में, एडवोकेट करने में, अपने राइट्स को प्रमोट करने में, जेंडर इक्वालिटी को, तो ये सब चीज़ों में भी उनको बढ़ावा मिलता है। मतलब शिक्षा जो है वो लड़कियों को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा भी वो करियर के अवसरों का लाभ उठा सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा पाती हैं। और ये
जो लैंगिक समानता है ना, बोलते हैं ना कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें में भी बढ़ावा ये लोग इस तरीके से देते हैं। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट 3 प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय अ वुमन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी एक महिला को प्रसव यानी डिलीवरी के टाइम पे कौन कौन सी 3 सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको बताना है इसमें। तो देखो, प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर सेफ मदरहुड, यानी कि सुरक्षित मातृत्व के लिए जो सावधानियां हैं वो ये हैं। 3 हमसे पूछा था, मैंने यहाँ पर 4 बता दिया, नो इशू। तो बेहतर आपको मतलब ज्यादा पता होगा तो बेहतर ही रहेगा, ठीक है। अ क्वालिफाइड नर्स डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड फॉर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टाइप ऑफ डिलीवरी टू बी एक्सपेक्टेड, यानी गर्भ के दौरान और प्रसव के समय हमें ये देख लेना है, मतलब एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ये देखना है कि उसके पास योग्य और कुशल डॉक्टर नर्स हो, क्योंकि कई बार अगर डॉक्टर और नर्स कुशल नहीं होंगे, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर एक इंसान को नॉलेज नहीं होती किसी चीज के बारे में या स्किल्स नहीं होती तो वो उस चीज में गलतियां करता है। तो इसीलिए उसे ये देख लेना है डॉक्टर और नर्स से मतलब जो कुशल है उसी से परामर्श लेना है। नेक्स्ट इसमें है, प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन स्किल्ड at normal deliveries is important at the time of delivery. She must also know when to refer this woman to a hospital where blood transfusion and सर्जिकल प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट इफ नेसेसरी, यानी कि प्रसव के समय किसी भी कुशल व्यक्ति का सामान्य प्रसव के लिए उपस्थित रहना आवश्यक है। एक डॉक्टर जिसे ये पता हो कि किस समय पर इसे हमें एडमिट करना है, किस समय पर खून चढ़ाना है, तो ये सारी चीजें एक डॉक्टर को उस समय पे पता होनी चाहिए। ये चीजें जरूर एक प्रेग्नेंट वुमन को देख लेनी है। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न बेबी का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्लीन करना है, उसको स्वच्छ रखना है। जो अम्बिलिकल जो कोड होती है ना, एक बच्चे और माँ से जुड़ी हुई कोड होती है, उसको उस समय पे काट दिया जाए और ये भी देखा जाए कि कोई बैक्टीरिया बच्चे की बॉडी में एंटर ना हो, कोई जीवाणु उसकी बॉडी में या बैक्टीरिया उसकी बॉडी में प्रवेश ना करे। ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज अर्ली ब्रेस्ट मिल्क गिव्स नेचुरल इम्यूनिटी टू द चाइल्ड, ऑल्सो डर्टी बॉटल्स में कॉज इन्फेक्शन एंड डायरिया। एक माँ को ये भी देख लेना है कि उसे जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान अपने बच्चे को करवाना है, दूध पिलाना है, ताकि क्योंकि उससे क्या होता है, माँ का जो प्रारंभिक दूध होता है वो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, और अगर उसको बॉटल से दूध भी दिया जाता है तो ये भी देख लेना है कि उसकी जो दूध की बोतल है वो बहुत अच्छे ढंग से साफ की गई हो, अगर साफ नहीं होगी तो उसे दस्त या फिर संक्रमण भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्राइटेरिया विल यू चेक, विच क्राइटेरिया या 3 क्राइटेरिया विल यू चेक फॉर बाइंग गुड क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप एक फैब्रिक लेने गए हो, ठीक है, आप कपड़ा खरीद रहे हैं, उस कपड़े को खरीदते समय आप कौन से 3 मानदंड, आपके दिमाग में क्या 3 चीजें होंगी वो आपको इसमें लिखना है, जिन पर आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप 3 चीजें क्या देखते हैं। पहला आप देखते हैं फैब्रिक ड्रेप, यानी कितने लंबे समय तक ये कपड़ा चल सकता है। कलर फास्टनेस, यानी इसके कपड़े का जो रंग है वो जल्दी तो नहीं निकल जाएगा। या फाइबर वीव हमें ये दिखाता है किस तरीके से उस कपड़े की बुनाई हो रखी है। उससे हमें पता चलता है कि ये जो कपड़ा है ये मजबूत है या नहीं, कितने लंबे समय तक टिकेगा, ये कंफर्टेबल है या नहीं, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। फैब्रिक ड्रेप यानी कपड़ा पर्दा, ये जो है ये हमें बताता है फैब्रिक के फॉल्स एंड फ्लॉज के बारे में, मतलब किस प्रकार ये गिरता और बहता कपड़ा है, लुक कैसा लगेगा, इसमें फिट कैसा होगा ये एक गारमेंट जब बन जाएगा इस कपड़े का, ठीक है। तो लुक और फिटिंग के लिए फैब्रिक ड्रेप का देखना जरूरी है। नेक्स्ट है कलर फास्टनेस, यानी कि रंग स्थिरता देखनी है। एक गुड क्वालिटी का जो फैब्रिक होता है ना वो फेड नहीं होता कपड़ा, मतलब आप एक अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक अगर खरीदते हैं तो उसका कपड़ा जल्दी फेड नहीं होता, रंग फेड नहीं होता, सनलाइट में चले जाओ, वॉशिंग करने पे या फिर कोई भी अदर एलिमेंट्स में जाने पे, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला वो कपड़ा लेना है जो सूर्य की रोशनी, धुलाई या कोई भी अन्य तत्व के संपर्क में आने पर फीका नहीं पड़े। नेक्स्ट है फाइबर वीव, यानी फाइबर की बुनाई देखनी है। द वे द थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर डिटरमाइन द फैब्रिक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सचर, यानी कि धागे को जिस प्रकार से बुना जाता है ये हमें दिखाता है कि कपड़े की मजबूती कितनी है, स्थायित्व कितना, बनावट कैसी होगी इसकी, ठीक है। तो ये भी आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। अब इसी में देखो क्वेश्चन है, विच 3 पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर योर ग्रैंडफादर, यानी कि अपने दादाजी के लिए आप अगर कपड़ों का चुनाव करते हैं तो किन 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आपको आंसर इसमें बताना है।
तो अगर हम अपने दादाजी के लिए कपड़ों का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कंफर्ट, ठीक है। प्रायोरिटाइज किसे करेंगे, कंफर्ट हो, कंफर्टेबल हो कपड़े, आराम से वो उन्हें पहन सकें। ईज ऑफ मूवमेंट हो, यानी कि हाथ अगर ऊपर नीचे भी करें या पैरों को भी फैल के बैठे तो भी वो कपड़े कहीं से कटे फटे ना, या फिर कहीं से भी उधड़े ना, ठीक है। और अप्रोप्रिएट फिट हो, कपड़े ऐसे खरीदो ऐसा ना लगे कि मांग के पहने हैं, ठीक है। तो मतलब फिट होने चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। कंफर्ट सबसे पहला पॉइंट, यानी आराम। Opt for soft breathable fabric like cotton that won't irritate his skin and tries loose non-restrictive cuts to ensure maximum comfort throughout the day। यानी कि कपास जैसे मुलायम कपड़े जहाँ पर जो हवादार मतलब हवा जो है वो पास हो सके, ठीक है, उस उनकी त्वचा में कोई जलन ना हो, इसके अलावा पूरे दिन वो अधिकतम आराम से जो है वो कपड़ों को पहन सके, इस तरीके के कपड़े हमें खरीदने हैं। उसके बाद ईज ऑफ मूवमेंट हो, यानी कि आवागमन में आसानी हो, ऐसे कपड़े हमें खरीदने हैं जो इलास्टिक भी हो, वेस्ट बैंड से भी, ठीक है, स्नैप क्लोजर्स वगैरह, एंड वाइडर आर्म होल्स हो उनके, दैट अलाउ फॉर इजी ड्रेसिंग एंड मूवमेंट स्पेशली इफ ही हैज मोबिलिटी कंसर्न्स। यानी कि लोचदार कमरबंद वाले, स्नैप क्लोजर वाले और चौड़े आर्म होल वाले कपड़े हमें खरीदने हैं, जिससे कि वो अगर हाथ भी उठाएं या फिर कुछ भी अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो आसानी से वो घूम सके कपड़े, खास करके अगर उन्हें चलने फिरने में कोई समस्या है तब, ठीक है। अप्रोप्रिएट फिट, इंश्योर करना है कि वेल फिटिंग वाले कपड़े हमें खरीदने हैं, ना तो वो टू टाइट हो ना वो बैगी कपड़े हों। इट कैन अफेक्ट बोथ कंफर्ट एंड डिग्निटी। इससे अगर हमें उपयुक्त फिट हम कपड़े खरीदते हैं जो बहुत ज्यादा तंग या बहुत ज्यादा ढीले ना हो, तो इससे आराम भी बना रहता है और गरिमा भी बनी रहती है, ठीक है। अब इसका 31st क्वेश्चन है, देख लो। 3 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर 5 नंबर का स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्राइब एनी 3 मैल प्रैक्टिस ट्रेडर्स इंडल्ज इन द टेक्सटाइल एरिया। 3 नंबर का है, यानी कि कपड़ों से संबंधित व्यापारी जो होते हैं ना, उनके द्वारा 3 धांधलियां की जाती है। धांधलियां मतलब झोल झाल, आप हिंदी भाषा में समझो तो, लोकल भाषा में किस तरीके के झोल वो लोग करते हैं कपड़ा बेचते टाइम, ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहला झोल और सबसे पहली गड़बड़ जो वो लोग करते हैं वो होते हैं डिफेक्टिव गुड्स बेचना, यानी दोषपूर्ण माल बेचना। ट्रेडर्स जो होते हैं ना, कई बार सेकंड क्वालिटी मटेरियल बेच देते हैं जिसे वो फ्रेश बताते हैं और फ्रेश प्रोडक्ट वाला चार्ज हमसे ले लेते हैं। यानी व्यापारी दोयम दर्जे की सामग्री को ताज़ा बताकर बेच सकते हैं तथा ताज़ा उत्पाद की कीमत हमसे वसूल करते हैं, ठीक है। कई बार वो जो है कपड़ा, मान लीजिए ये एक कपड़ा है, ठीक है, और ये एक कपड़ा है, ये काफी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है और ये इसकी कॉपी है, लेकिन इसको ये बता के हमसे ये वाले पैसे ले लिए और कपड़ा हमें बिल्कुल बेकार क्वालिटी का दे दिया। तो ये काम वो लोग कर लेते हैं कई बार। नेक्स्ट है गिविंग लेस क्वालिटी, कम मात्रा देना। ट्रेडर्स में गिव लेस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देन व्हाट इट स्टेटेड। फॉर एग्जांपल, अ रिटेलर में यूज अ शॉर्ट मेजरिंग रोड और स्ट्रेच द फैब्रिक व्हाइल मेजरिंग इट। यानी व्यापारी बताई गई मात्रा को कम मात्रा में उत्पाद दे सकते हैं। उदाहरण के लिए खुदरा विक्रेता छोटी मापने वाली छड़ी का उपयोग कर सकता है, या फिर कपड़े को मापते समय अगर हम उसे खींच देते हैं ना, तो फिर वो जैसे हम उसे नाप रहे हैं वो हमें ज्यादा दिखाएगा लेकिन असल में कपड़ा कम होगा, तो ये चीज भी हो जाती है। चीटिंग ऑन प्राइस, ट्रेडर में चार्ज मोर देन द प्राइस डिस्प्लेड ऑन द आइटम और इन द पैकेट कंटेनिंग गुड्स, दे में ऐड सम टैक्स टू द प्राइस प्रिंटेड ऑन द लेबल। यानी कि व्यापारी वस्तु या माल के पैकेट पर दर्शाई गई कीमत से अधिक कीमत वसूल सकते हैं। वे लेबल पर छपी कीमत में कुछ कर जोड़ सकते हैं, यानी टैक्स वगैरह भी जोड़ सकते हैं वो अपने मुताबिक, ठीक है। तो ये बात भी होती है कि वो लोग कीमत पर धोखाधड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉल्स लेबल। ट्रेडर जो होते हैं ना, वो कई बार फॉल्स, मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट लेबल्स दिखाते हैं, मार्किंग दिखाते हैं। झूठे, भ्रामक और अधूरे लेबल दिखाकर हमें वो जैसे लेबल जैसे एक होता है ISI लेबल, ठीक है, तो ये हमें दिखाते हैं और गलत लेबल दिखा के हमें बेवकूफ बना देते हैं। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, व्हाई डू अडोलसेंट्स कंसीडर देयर पीयर ग्रुप मोर इम्पोर्टेंट देन देयर फैमिली मेंबर्स। यानी किशोर अपने साथियों को अपने परिवार के सदस्यों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। 5 नंबर का है। आप भी किशोर हो, मतलब आप भी एक टीनेज उम्र में हो, तो इस उम्र में क्या होता है कि हम अपने माँ बाप को इतना तवज्जो नहीं देते, अपने भाई बहनों को इतना वो नहीं मानते जितना हम अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को मानते हैं ना। अपने फ्रेंड्स को ये सोचते हैं कि हाँ हमारे फ्रेंड्स ज़्यादा सही बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें बहुत डांटते हैं, गलत बोलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है इस उम्र में, तो आपको ये बताना है। Adolescents often consider their peer group more important than their family members, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ टाइम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये जो समय होता है ना टीनेज
एज का, इसमें हम अपने आप की आत्म खोज करते हैं कि हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन का टाइम है, जहाँ पर पीयर जो होते हैं ना, मतलब हमारे जो साथी होते हैं, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हमें ये दिखाते हैं कि हम अपनेपन का हमें एहसास दिलाते हैं, अरे यार हम तो दोस्त हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, यानी कि हमें स्वीकृति की भावना से वो लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं, अरे तू तो मेरा दोस्त है, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इस टाइप से, ठीक है। एंड अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड सोशल नॉर्म्स, और इसके अलावा ये विभिन्न दृष्टिकोणों और सामाजिक मानदंडों का पता लगाने के लिए भी हमें एक मंच प्रदान करता है। आपके फ्रेंड्स, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने फ्रेंड्स के साथ ही उन्होंने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी होंगी, जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, क्या होता है फेसबुक, तो ये चीज़ें हमें पेरेंट्स नहीं बता पाते, क्योंकि वहाँ पर एक जनरेशनल गैप हो जाता है ना। और हमारे जनरेशन के जो बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, हमें और बेहतर चीज़ें कई बार बता देते हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म्स हमें बता देते हैं, सोसाइटी में कैसे रहना है, विच आर क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग validated in their choices, unlike the more stabilized family dynamic where expectations might feel restrictive, यानी कि जो हमें स्वतंत्रता विकसित करने और अपने विकल्पों से मान्य महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण है ना। हमें मतलब हमारे फ्रेंड्स वगैरह, हमारे साथी वगैरह हमें ये बताते हैं कि देख, ये एक फेसबुक टाइप की जगह है, यहाँ पर आप अपनी आईडी बना सकते हो, अपने साथ पोस्ट शेयर कर सकते हो, तो हम एक फ्रीडम महसूस करते हैं कि हाँ हम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ आप अपनी फैमिली से छुपाते हो कई बार, देखो मेरा FB पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, नहीं बता सकते ना, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। फैमिली वाले ये सोचते हैं, वो लोग कई बार हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगाते हैं, तो हमें प्रतिबंधात्मक लग सकते हैं उनकी बातें, नहीं नहीं मतलब फैमिली ठीक नहीं है, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बताई हुई भाषा में लिखें, आप अपने आप क्या महसूस करते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, गिव 5 रीजंस एज टू व्हाई देयर आर आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन अडोलसेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, यानी कि आपको 5 ऐसे कारण बताने हैं जिससे कि किशोरों और उनके माता पिता के बीच बहस होती है। तो ये क्या 5 कारण हो सकते हैं जिनसे उनके बीच बहस होती है। सबसे पहला, नीड फॉर ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता की आवश्यकता। बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब माँ बाप जो है ना, उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं, तो ये लोग अधिक नियंत्रण नहीं चाहते अपने माँ बाप का, वो चाहते हैं कि हम स्वयं निर्णय लें, ठीक है, हम जो है अपने खुद के डिसीजन लें, जिससे उनके बीच में क्लैशेस होते हैं। क्लैशेस यानी कि टकराव पैदा होता है, नहीं हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है, लेकिन बच्चे सोचते हैं नहीं, हम अपने आप अपना जो है डिसीजंस ले सकते हैं, तो इससे रिस्ट्रिक्शंस पैदा होती हैं और इससे क्लैशेस होते हैं। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर एंड सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि साथियों का दबाव और सामाजिक प्रभाव। जैसा हमने पीछे देखा कि साथी जो है हमें नई नई चीजें सिखाते हैं, और साथियों का कई बार दबाव भी हो जाता है, ठीक है, सामाजिक प्रभाव भी हो जाता है। बच्चा कुछ और सोचने लग जाता है, माँ बाप कुछ और सोचने लग जाते हैं, माँ बाप की नज़रों में वो चीज़ गलत है लेकिन बच्चे की नज़रों में वो सही है, तो वो चीज़ भी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकता है, आर्ग्यूमेंट्स पैदा कर सकता है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड सोशल नॉर्म्स कैन समटाइम कॉन्ट्राडिक्ट पेरेंटल एक्सपेक्टेशन कॉजिंग टेंशन एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि मित्रों और सामाजिक मानदंडों का प्रबल प्रभाव कभी कभी माता पिता की अपेक्षाओं के विपरीत होता है, जिससे तनाव और बहस पैदा होती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, कई बार संचार में भी खराबी होती है, बच्चा अपने मन की बात अपने माँ बाप से कह ही नहीं पाता है, वो अपने मन की बात नहीं बता पाता अपने माँ बाप से, और माँ बाप जो है उस ये सोचते हैं कि बच्चा हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता और ये हमारी बात ही नहीं मानता, तो ये जो है पर्सपेक्टिव उनके नहीं मैच कर पाते, उनका दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग हो जाता है और गलत फहमी और संघर्ष जो है उनके बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है जनरेशनल डिफरेंस, कई बार जो है पेरेंट्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पेरेंट्स अलग जनरेशन से हैं, बच्चे अलग जनरेशन से हैं, तो मतलब उनके जो बिलीव्स हैं, उनके पालन पोषण के आधार, उनके अपने मूल्य विश्वास, वो सब अलग अलग होते हैं, इसीलिए जनरेशन गैप आ जाता है, पीढ़ी का अंतर आ जाता है, और इसलिए भी इनके बीच में जो है आर्ग्यूमेंट्स पैदा होते हैं। माँ बाप कहते हैं अरे हमारे पीढ़ी में, हमारे टाइम पे तो फेसबुक होता ही नहीं था, ये सब क्या चीज़ें हैं, तुम फ़ोन में लगे रहते हो, ये सब ठीक नहीं है। बच्चे कहते हैं अरे हम फ़ोन में नहीं लगेंगे तो हम क्या करें, आजकल कोई भी बाहर नहीं निकलता है, उस टाइम की बात अलग थी। तो इस चीज़ को लेके ना इनके बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल परिवर्तन भी होता है ना, तो हार्मोन जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है उनमें, इस वजह से उनका मूड बदलता है बच्चों का, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशंस आते हैं। कई बार एडोलसेंस जो है
वो ज़्यादातर इम्पल्सिव रिएक्शन दिखाते हैं, डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आवेगपूर्ण होते हैं, आवेग में रहते हैं, असहमति होती है उनकी हर चीज़ को लेके कि नहीं ये गलत है ये सही है, इस तरीके से। तो वो चीज़ फिर है ना मतलब उनके बीच में टेंशन पैदा कर देती है। तो ये आपको पता चल गया किस तरीके से करना है। इसी में 33 क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है और दो दो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो, मेंशन 5 एडवांटेजेस ऑफ बाइंग पैक्ड फूड, यानी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ आप खरीदते हैं तो उसके 5 कोई लाभ आपको बताने हैं। नुकसान तो आप बता ही देंगे, लाभ आपको बताने। सबसे पहला लाभ है फूड सेफ्टी, यानी खाद्य सुरक्षा। अगर पैकेट बंद फूड होगा जैसे दूध वगैरह, तो उससे हमें खाद्य सुरक्षा का पता रहता है कि कोई भी इसमें कंटामिनेशन नहीं होगा, स्पॉइलेज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये फूड बॉर्न इलनेस जो होती है वो नहीं पैदा करेगा, यानी संदूषण या खराब होने से बचाती है पैकेजिंग, और इसके अलावा ये बीमारियों को भी रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट है फ्रेशनेस, पैकेजिंग हेल्प्स मेंटेन द फ्रेशनेस एंड क्वालिटी ऑफ फूड बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एयर, मॉइस्चर एंड लाइट, यानी पैकेजिंग होगी तो उसमें ताजगी बरकरार रहेगी क्योंकि वो किसी भी हवा, नमी और प्रकाश के संपर्क में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंस, पैकेजिंग मेक्स इट easier to store, transport and consume food. Flexible packaging can be easy to open, carry, reseal and स्टोर। सुविधा होती है, क्या सुविधा होती है, हम इस भोजन का, पैकेज फूड का हम भंडारण कर सकते हैं, परिवहन में हम आसानी से इसको वो कर सकते हैं, उपभोग आसान होता है इसका, फटाफट इस फूड को काटा, ठीक है, और इस्तेमाल कर लिया। दूध की थैली लाते हो उसको फटाफट से खोला और इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो सुविधा है ये हमें मिलती है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, पैकेज फूड में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में, इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ है, एनर्जेंट्स क्या है, ठीक है, प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि पोषण सामग्री क्या है, इसमें किस किस सामग्री से बना है, और एलर्जी, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो पढ़ सकता है उस फूड के पीछे कि ये चीज़ तो नहीं डली इसमें, ठीक है। इसके अलावा तैयारी संबंधी निर्देश भी कई बार हमें उसमें दिए जाते हैं ना। पैकेज्ड फूड में हमें ये बता दिया जाता है, जैसे बाहर से आप डोसा बनाने के लिए बैटर लाते हो तो आपको बता दिया जाता है कि इस तरीके से बनाना है, तो वो चीज़ है इसमें। नेक्स्ट है ब्रांड आइडेंटिटी, यानी पैकेज फूड जो है ना हमें एक यूनिक आइडेंटिटी दिखाता है। जैसे अमूल दूध, अमूल जो है उसकी एक ब्रांड है और वो ब्रांड जो है पैकेज्ड फूड बेचती है ना। तो वो ब्रांड कैसे बनती है, उसकी पहचान कैसे होती है कि वो एक फूड पैकेजिंग ब्रांड है, और इससे हमें विशिष्ट पहचान बनाने में मदद मिलती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, व्हाट इज BIS एक्ट, व्हाट आर इट्स सेलिएंट फीचर्स। हमें बताना है BIS अधिनियम क्या है, इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो BIS अधिनियम क्या होता है, BIS एक्ट जो है वो हमें कहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। ये एक legislation that establishes the Bureau of Indian Standards as the national standards body in India, is responsible for setting and enforcing quality standards for goods, article, process and services, with the primary aim of promoting consumer protection and ensuring safety through standardization and conformity assessment. BIS एक्ट या फिर हम इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम भी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमें पता है गोल्ड खरीदते हैं तो हमें पता है कि इसमें हॉलमार्क होना चाहिए, है ना। ये एक मतलब एक्ट होता है जिससे कि हमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड्स यानी कि अगर हम कोई वैसा सामान खरीद रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, उस पर ISI जो है हम देखते हैं कि इस पे है नहीं, FSSI एक होता है फूड से रिलेटेड, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड से गुजरा है या नहीं गुजरा है, तभी हमें ये सारी स्टैंडर्ड्स इसमें देखने को मिलते हैं, हॉलमार्क देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो फेक है और हमें हमारी हेल्थ और सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी यानी राष्ट्रीय मानक निकाय, यह BIS का जो विभिन्न क्षेत्र हैं ये मानक निर्धारित करते हैं और लागू करने के लिए एकमात्र राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित करते हैं, ठीक है। कंफर्मिटी असेसमेंट मैकेनिज्म है, अनिवार्य प्रमाणन शक्ति है, नहीं अनुरूपता मूल्यांकन तंत्र है। ये हमें बताता है कि हमें आवश्यकताओं के अनुरूप अनुरूपता की स्व घोषणा सही
सहित विविध अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं की अनुमति देता है। यानी हम अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमें ये चीज़ें देख लेनी है और फिर उस चीज़ को हमें खरीदना है। मैकेनिज्म हमें इस तरीके का देता है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन पावर, यानी हमें प्रमाणन शक्ति, मतलब अगर कोई इंसान कोई चीज़ की पेटेंट करवाना चाहता है तो उसे लेके उस चीज़ को स्टैंडर्ड्स उसके उसके तहत उसे अपना टेस्ट वगैरह सब कुछ उस चीज़ को करना पड़ेगा, तब जाके उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हॉल मार्किंग मैंडेट होता है। हॉल मार्किंग अधिदेश, जैसे BIS जो है वो हॉल मार्किंग विनियमों के माध्यम से सोने और चांदी जैसी कीमत धातुओं की अनिवार्य हॉलमार्किंग के प्रावधान शामिल है। अगर गोल्ड पे या सिल्वर पे हॉलमार्क वगैरह ना हो तो हम ये सोचते हैं इसको नहीं खरीदना है। इसके अलावा इसमें है ना, ये जो है BIS एक्ट, ये हमें ये दिखाता है कि गोल्ड और इसकी चांदी की कीमत एक सेट की जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई भी सुनार अपने मन से कुछ भी मांग लेगा, तो ये चीज़ भी इसमें होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स भी देखे जाते हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण उपाय। कोई ऐसा उत्पाद है जो आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है, स्टैंडर्ड नहीं कंपेंसेट करता है, तो उस उत्पाद को वापस लेने वाले और उपभोक्ताओं को मुआवजा भी देने की अनुमति ये एक्ट देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका पूरा सेक्शन B। अब आपके स्टार्ट होते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल A। देखो, ऑप्शनल मॉड्यूल में ना A का नाम है हाउसकीपिंग और ऑप्शनल मॉड्यूल है एक। ठीक है, ऑप्शनल मॉड्यूल B भी है आपका। आपकी मर्जी है, आप ये कर सकते हैं या फिर आप जो नीचे ऑप्शनल मॉड्यूल B है वो कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला करवाऊंगी। ठीक है, मतलब जिन बच्चों को पता होगा तो हम स्टार्टिंग से ही ये वाला हम करते हैं, और जिनको B वाला समझ आता है वो B कर सकते हैं। पेपर में आपको कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका 34th क्वेश्चन कह रहा है, बाथ ब्रिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉपर क्लीनर, फर्नीचर पॉलिश, मेटल पॉलिश या फिर फर्नीचर क्रीम। अगर आप बाथ ब्रिक को देखेंगे तो बाथ ब्रिक जो होती है ना, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग मेटल पॉलिश को बनाने के लिए किया जाता है। आंसर C होगा इसका। धातु की पॉलिश बाथ ब्रिक से बनती है। ठीक है, गूगल करके आप देख लेना इसकी इमेज कि ये कैसा दिखता है। इसी में और करके दिया हुआ है, या तो ये करना है या फिर नीचे वाला करना है। सिरेमिक टाइल्स आर क्लीन बाय यूजिंग, सिरेमिक टाइल्स जो होती है ना उसको हम कैसे धोते हैं। चीनी की जो टाइल्स, चीनी मिट्टी की टाइल्स जो होती हैं उनकी सफाई किससे की जाती है। आप सभी के घर में ये सिरेमिक टाइल्स लगी होंगी। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, केरोसिन ऑयल से, हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट से या विनेगर से। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा C, हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट से। गर्म पानी और डिटर्जेंट से ये आसानी से साफ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 35th, फ्लावर्स फॉर अ फ्लावर अरेंजमेंट शुड बी प्लग्ड, यानी कि पुष्प सज्जा के लिए अगर हमें फूल से कुछ सजाना है, ठीक है, तो फूल जो उसको सजाने के लिए फूलों को कब तोड़ना चाहिए, तो आपको क्या कहा जाता है, रात को फूल नहीं तोड़ने चाहिए, दोपहर में भी नहीं और इवनिंग में भी नहीं, तो हमें फूल सुबह सुबह इन द मॉर्निंग तोड़ने चाहिए। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 36 क्वेश्चन कह रहा है, बेकिंग सोडा एंड अमोनिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी बेकिंग सोडिया और अमोनिया किसके उदाहरण हैं, एल्कली के, पॉलिश के, ब्लीच के या अब्रेसिव के, क्षार के, पॉलिश के, विरंजक के, अपघर्षक के। तो बेकिंग सोडा, अमोनिया आपको पता है क्षार के एग्जाम्पल है, यानी एल्कली के एग्जाम्पल है ये। अब इसके नीचे वाला जो है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स, रिएजेंट्स की लिस्ट दी गई है, अभिकर्मकों की एक सूची दी गई है, आपको बताना है इनका क्या रोल है, सरफेस को क्लीन करने के लिए इन सभी का क्या रोल होता है। कोई भी 4 के रोल बताने हैं। तो इसमें देखो, फर्स्ट में आपसे पूछा गया है केरोसिन का क्या रोल है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है सॉडस्ट का क्या रोल है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का क्या रोल है और फुलर्स अर्थ मिथाइलेटेड स्पिरिट का क्या रोल है। तो आपको इसको बताना है। तो 1 मिनट पहले ये देखो, इन रिएजेंट्स का क्या रोल होता है। अभिकर्मकों की एक सूची दी गई है। मिट्टी का तेल का कहाँ इस्तेमाल आप करते हैं, सतहों की सफाई में मिट्टी का तेल आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कब किया जाता है ना, मुल्तानी मिट्टी का हम नहाने में भी उपयोग करते हैं,
कई लोग आज भी करते हैं, पुराने ज़माने में तो होता ही था, सर धोने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मिथाइलेटेड स्पिरिट का आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आपने अगर पहले वाली सेक्शन मतलब पार्ट 1 वाली इसी की वीडियो देखी होगी तो आप इसका आराम से आंसर बता देंगे। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसका उपयोग कहाँ होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल आप जो है, जो आपकी टाइल्स वगैरह, फर्श वगैरह है, उसको साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरादे का इस्तेमाल कहाँ होता है? मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? मिट्टी का तेल हमें कई बार अगर इस तरीके की ग्रीस वगैरह लग गया है तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उसको हटाने में। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कोई भी चार, और सभी बच्चों को बताना है। अब देखो इसी में 38 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, ठीक है। कॉलम 1 में हमें ये दिए गए हैं, कॉलम 2 में हमें ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एल्कली, ठीक है, सॉल्वेंट, एसिड और ब्लीच, लेमन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया और मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो आपको बताना है कि इसके क्या आंसर होंगे। क्षार का क्या आंसर होगा? क्षार क्षार इनमें से क्या है? विलायक इनमें से क्या है? अम्ल क्या है और विरंजक क्या है? अम्ल, एसिड को देखते ही आपने पहचान लिया होगा, अम्ल क्या होता है? लेमन। नींबू को हम क्षार के उसमें अपनाते हैं, क्षार मानते हैं, है ना। अब अगर हम इसमें देखें, एल्कली का हमने ऊपर देखा था कि ये क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? एक एल्कली है, ये क्षार है। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है इनमें से? सॉल्वेंट होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, यानी विलायक जो है वो मिथाइलेटेड स्पिरिट है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक विरंजक या ब्लीच होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल एक ब्लीच के लिए भी किया जाता है। तो ये रहे, आपको मैंने मैच कर दिया। तो इसी तरीके से आप अपने उसमें करेंगे पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 39, हाउ विल यू मेंटेन अ टेबल मेड ऑफ पॉलिश्ड वुड। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आप एक पॉलिश की हुई लकड़ी की टेबल का रख रखाव कैसे करेंगे। आपके घर में एक लकड़ी की पॉलिश की हुई टेबल है तो उसका रख रखाव आप कैसे करेंगे? इसका बहुत आसान आंसर है कि हम उसको रेगुलरली क्लीन करेंगे एक सॉफ्ट डैम्प क्लॉथ के साथ। हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेके जाएंगे, कॉस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्लेसमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी प्लेस मैट्स का इस्तेमाल करेंगे सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम इसमें जो है वुड पॉलिश पीरियोडिकली लगाते रहेंगे, ठीक है। मतलब समय समय पे हम इसमें एक अच्छी क्वालिटी की वुड पॉलिश लगाते रहेंगे। और रूम को ह्यूमिडिटी लेवल जो है उसमें वार्पिंग का मतलब प्रिवेंट करेंगे कि जो रूम है नमी का जो स्तर है वो स्थिर रहे, क्योंकि आपको पता है नमी में जो लकड़ी है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा हार्श केमिकल या एक्सेसिव मॉइस्चर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं गिरने देंगे क्योंकि इससे भी वो खराब हो जाती है। तो इसका आंसर हिंदी में देखो, पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज को हमें साफ सुथरा और इस तरीके से मेंटेन बनाए रखने के लिए इसे नियमित रूप से मुलायम नम कपड़े से, गीले कपड़े से नहीं, नम कपड़े से, ठीक है, इस तरीके से नम कपड़े से साफ करेंगे। सीधे सूर्य की रोशनी से बचाएंगे कि उसके ऊपर सीधे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। सतह की रक्षा के लिए हम कोस्टर और प्लेसमेंट्स, कई बार होता है ना कोस्टर्स वगैरह लगा देते हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे। और समय समय पर हम इस तरीके से पॉलिश करते रहेंगे उस पर, और मुड़ने से भी बचाएंगे, कहीं वो मुड़े तुड़े ना कहीं से भी। और नमी का स्तर भी हम स्थिर रखेंगे, हमेशा कठोर रसायनों और अत्यधिक नमी से हम इसे बचा कर रखेंगे जिससे वो लंबे समय तक चलेगी। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का है। कह रहा है हाउ विल यू क्लीन अ वुडन चॉपिंग बोर्ड, यानी आपके घर में एक वुडन चॉपिंग बोर्ड है, उसका आप कैसे उसको क्लीन करेंगे, कैसे उसको उसी तरीके से साफ सुथरा रखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम उसे हॉट वाटर में रिंस करेंगे, धोएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे, वाइप क्लीन करेंगे यूजिंग अ सॉफ्ट स्पॉन्ज और क्लोथ। तो हम उसको इस तरीके से कोई एक सॉफ्ट सा स्पॉन्ज लेंगे और उसको इस तरीके से क्लीन करेंगे, ठीक है। कीप द वुडन चॉपिंग बोर्ड अपराइट, दिस इज टू ड्राई द बोर्ड क्विकली एंड इंक्रीज इट्स लाइफ। टिप दी गई है कि कभी भी कटिंग बोर्ड को सिंक में या फिर वाटर में लंबे समय तक नहीं हमें छोड़ के रखना है, क्योंकि ये लकड़ी से बनी होती है तो जल्दी खराब हो जाएगी और स्पॉइल हो जाएगी चॉपिंग बोर्ड हमारी। तो लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड को नियमित साबुन या जेल से धोएं, गर्म पानी से धोएं, मुलायम स्पॉन्ज या कपड़े से साफ पोंछ कर रख दें। हमें लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड को सीधा रखना है, उसको ऐसे टेढ़ा या आड़ा टेढ़ा नहीं रखना है, इससे बोर्ड जल्दी सूख जाएगा और उसकी उम्र बढ़ जाएगी। कटिंग बोर्ड को कभी भी
भी लंबे समय तक सिंक में या पानी में नहीं छोड़ना है, जिससे कि चॉपिंग बोर्ड खराब हो सकता है और ये अगर मुड़ जाता है तो ये टूट भी सकता है और इसमें दरारें भी पड़ सकती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट है आपका 41 क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एक रूम कूलर है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इस आपको बताना है एक रूम कूलर में जो वाटर इनलेट होती है वो पंप की, वो कवर्ड क्यों होती है। पहला तो ये आपसे पूछा है एक रूम कूलर में क्यों जरूरी है कि पानी के प्रवेश मार्ग को ढक दिया जाता है। नेक्स्ट है वाटर लेवल शुड ऑलवेज बी अबव द मिनिमम लेवल, कि जो वाटर लेवल है ना वो हमेशा ही जो न्यूनतम स्तर है उससे ऊपर रहे। और अगला है इलेक्ट्रिसिटी स्विच जो है वो जब भी आप उसमें पानी भर रहे हैं तो वो बंद रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी क्यों है ये आपको इसमें बताना है। देखो इसका आंसर मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहला आपसे पूछा गया था कि आप जो है पंप को क्यों ढक कर रखते हैं। तो ये देखो पंप इस तरीके से होता है, इसको हम क्यों ढक कर रखते हैं, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द मोटर। ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग द मोटर, यानी कि इसमें जो है मोटर में पानी ना भर जाए इसलिए हम इसको ढककर रखते हैं। और इसके अलावा जो पंप है उसको दूसरे एलिमेंट से बचाने के लिए भी हम इसे ऐसा करते हैं, टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा गया था कि जो पानी होता है ना उसको मिनिमम एक लेवल जो होता है उसका, उससे हमेशा ऊपर क्यों रखना चाहिए एक मिनिमम लेवल से, क्योंकि जो कूलिंग प्रोसेस होती है इसकी, वाटर आपको पता है हम उसमें पानी डालते हैं तो वो कूल करता है। ठीक है, अगर उसमें पानी नहीं होता तो वही फिर गर्म हवाएं देने लग जाता है ना। अगर हम उसमें पानी नहीं रखेंगे तो वो एक कूलिंग प्रोसेस जो होती है उसकी, वो एवोपरेट जो वाटर करता है तो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी जो जालियाँ होती है साइड में लगी हुई उस पर डिपेंड करती है, उससे वो वाटर पानी जो है वो एवोपरेट होता है और गर्म हवा बाहर निकलती है, ठंडी हवा अंदर आती है। तो इसीलिए उसको एक लेवल के बाद हमें नहीं चलाना चाहिए और उसे उस लेवल से हमेशा ऊपर ही पानी रखना चाहिए। अगला सवाल था क्यों हमें जब हम पानी भरते हैं कूलर में तो हमें स्विच को बंद कर देना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट शुड बी स्विच्ड ऑफ अदरवाइज यू विल डाई, दैट्स इट, है ना। अगर आप स्विच को बंद नहीं करेंगे और पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है, पानी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। और इससे क्या होगा, इससे हमें झटका लगे, करंट लगेगा। बहुत आसान है, कितना आसान है। आपको इतनी चीजें मिनिमम बेसिक लेवल पे आपको पता होती हैं। शॉक लग सकता है, इट विल गिव अस अ शॉक एंड वी विल डेफिनेटली डाई इफ विल गेट दिस काइंड ऑफ शॉक। ठीक है, अब आपका 41 क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके 41 क्वेश्चन तक ही थे। तो यहाँ पर तो आपका हो गया पूरा ऑप्शनल मॉड्यूल ए। अब आता है आपका ऑप्शनल मॉड्यूल बी जिसमें कि आपका क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है चीज़ें। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे और इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको मैं दूं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पर आपकी वीडियो हो जाती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने सभी साथियों के साथ। एंड आई एम सॉरी, शेयर ज़रूर करें अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल TH क्लासेस को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में और एक वीडियो में हमारा काफ़ी समय चला जाता है, इसलिए आपकी वीडियो तो थोड़ी लेट आ रही हैं। और पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पेपर से पहले आपके सभी वीडियोस में आपको दे दूँ सो दैट आप आराम से अपने पेपर को देकर आ सके। वीडियो में मैं मेहनत करती हूँ लेकिन वीडियो देखते समय आपको भी मेहनत करनी है। पेपर और पेन ज़रूर लेकर बैठना है ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों वो आप तभी तुरंत लिख लें और कमेंट में फिर मुझे पहुँचा दें, क्योंकि कमेंट में आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करने की मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट। थैंक यू।